हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश सोलंकी। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं जो आने वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड साइंस, लैब असिस्टेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी। पिछली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पंच जगत अवधारणा, शत्रु जगत अवधारणा, द्विजगत त्रिजगत अवधारणाओं का डिटेल से देखा था। और आज की क्लास के अंदर हम मोनेरा किंगडम लेकर आए हैं और मोनेरा जगत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। मोनेरा किंगडम के अंदर अगर अपन बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीव आते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको याद रखना, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सभी को मोनेरा जगत के अंदर सम्मिलित किया गया। कौन कौन से प्रोकैरियोटिक जीव है? बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा जैसे जो जीव है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव है, अतः उन्हें मोनेरा जगत के अंदर इंक्लूड किया गया। फिर अपन जीवाणु के बारे में बात करें तो जो बैक्टीरिया होंगे वो मोनेरा जगत के अंदर इंक्लूड है। और आकार के आधार पर बैक्टीरिया को हम 4 भागों के अंदर बांटते हैं। यदि गोल आकार के जो बैक्टीरिया हैं उनको अपन कोकस कहेंगे। यदि कोमा आकार के जो बैक्टीरिया है, कोमा आकार के जो बैक्टीरिया होंगे वो विब्रियम कहलाते हैं। चढ़ जैसे जो बैक्टीरिया है वो बैसिलस कहलाएंगे। और सर्पिलाकार जो बैक्टीरिया है वो स्पाइरिलम के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, कोकस, विब्रियम, बेसिलस और स्पाइरिलम ये सिंगल बैक्टीरिया के लिए अपन यूज करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा संख्या में है या समूह में है तब कोकस के लिए अपन कोकाई यूज करेंगे। जब बैक्टीरिया समूह में है गोल आकार के वो कोकाई हो जाएगा। विब्रियम का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विब्रियो हो जाएगा। बेसिलस का जो बहुवचन है वो बेसिलाई हो जाएगा। उसी प्रकार जो स्पाइरिलम है उसका जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पाइरिला। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे? नॉर्मली क्वेश्चन आएगा जैसे गोल आकार के बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? कोकस। कोमा आकार के बैक्टीरिया विब्रियम। छड़नुमा जो होंगे, छड़नुमा जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या कहलाएंगे? बेसिलस। और जो सर्पिलाकार होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पाइरिला। नेक्स्ट अपन बात करें, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। जो बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। और जो दूसरे जीवों पर निर्भर होंगे या स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते वो हेटेरोट्रॉप्स होंगे। स्वयंपोषी को वापस 2 भागों में बांटा गया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। रसायनों के उपयोग द्वारा या अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी कहलाएंगे। और बड़े पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। जीवित जीवों पर निर्भर रहने वाले बैक्टीरिया परजीवी विषमपोषी कहलाएंगे। और जो सड़े गले मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहेंगे वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया होंगे वो विषमपोषी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब जीवाणु को मुख्यतः उनके आवास के आधार पर कौन सी परिस्थितियों में रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं या सामान्य परिस्थितियों में रह रहे हैं, इसके आधार पर जीवाणु मुख्यतः 2 भागों के अंदर बांटा गया है। आद्य जीवाणु आर्के बैक्टीरिया या फिर वास्तविक जीवाणु यू बैक्टीरिया के नाम से हम इसको जानते हैं। तो परिस्थितियों, आवास की परिस्थितियों के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम आर्के बैक्टीरिया के क्वेश्चन की बात करें तो जो आर्के बैक्टीरिया वो विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया कहलाएंगे। विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में आवास करते हैं। इनका जो आवास होगा वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होगी, विषम परिस्थितियाँ होगी, जहाँ पर हर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये बैक्टीरिया हमने को देखने को मिलेंगे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अब ये क्यों रह पाते हैं? क्योंकि इनका जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति एक के अंदर विशेष प्रकार की संरचना होगी या उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण वो आराम से विशिष्ट परिस्थितियों या प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। इसके अलावा आर्के बैक्टीरिया की कोशिका में जो लिपिड होगा वो वसा की मात्रा भी अधिक देखने को मिलेगी। आर्के बैक्टीरिया को भी इनके आवास के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आवास थर्मो एसिडोफिलस है। ये बैक्टीरिया उच्च ताप अर्थात गर्म झरनों के अंदर निवास करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे लगभग 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले स्थानों पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिलस के नाम से जानते हैं। गर्म तापमान और उच्च तापमान या गर्म झरनों में निवास करने वाले बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिलस। इसी प्रकार लवणीय युक्त क्षेत्र, हाई लेवल का जो लवण वाला भाग है वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया निवास करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया हेलोपी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं।
और तीसरी प्रकार का जो आवास है वो मेथेनोजन बैक्टीरिया दलदली स्थानों पर पाए जाएंगे। इसके अलावा ये रूमिनेंट जंतु जैसे गाय है, भैंस है, इनके इंस्टेटाइन या आंत के अंदर ये बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो मेथेनोजन का आवास 2 हो जाएगा, दलदली स्थानों पर भी पाए जाएंगे, रूमिनेंट जंतुओं के आंत में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर इनके गोबर के अंदर, रूमिनेंट जंतु के गोबर के अंदर ये बैक्टीरिया भरपूर मात्रा में होंगे और गोबर से मेथेन गैस बनाने का काम भी इन बैक्टीरिया के द्वारा होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, मेथेन गैस निर्माण करने वाले बैक्टीरिया या गोबर गैस बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम कौन सा हो जाएगा? मेथेनोजन बैक्टीरिया हो जाएंगे। चलो सर, नेक्स्ट अपन यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो जो यू बैक्टीरिया होंगे वो नॉर्मली परिस्थितियों के अंदर, सामान्य परिस्थितियों के अंदर हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जमीन हो या कुछ जंतुओं के अंदर भी ये यू बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। यू बैक्टीरिया, इनका नाम, ये वास्तविक प्रकार के बैक्टीरिया हो, लगभग सब जगह अवेलेबल रहेंगे। इनकी जो पहचान है वो 2 चीज़ों से की जाएगी। एक तो इनके चारों तरफ कठोर कोशिका भित्ति होगी। ये बैक्टीरिया की पहली विशेषता, इनके चारों तरफ कठोर कोशिका भित्ति होगी जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये याद रखनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी कोशिका भित्ति होगी। इसके अलावा अगर ये मोटाइल है, गतिशील है, तो इनके अंदर कसाब पाया जाएगा जिसकी सहायता से ये गति करते हैं। यू बैक्टीरिया को पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, स्वयंपोषी और परपोषी, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। अगर अपन वहाँ पर डिटेल से देखें तो जो स्वयंपोषी जो बैक्टीरिया है उनको भी, स्वयंपोषी का मतलब भोजन स्वयं बनाते हैं, नॉर्मल शब्द है। ऑटोट्रॉप्स अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अर्थात ये स्वयंपोषी बैक्टीरिया कहलाएंगे। और स्वयंपोषी जो बैक्टीरिया है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हम प्रकाश संश्लेषित स्वयंपोषी की अगर अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो बैक्टीरिया होंगे उनका नॉर्मल नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये सवाल आपको याद रखना, साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया जो होंगे वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। इसका सामान्य नाम नीलहरी शैवाल है। हरे पौधों की तरह इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनी के रूप में निवास कर सकते हैं या फिर तंतु में या फिलामेंटस हो सकते हैं। यदि ये बैक्टीरिया कॉलोनी के रूप में निवास करते हैं तो इस कॉलोनी के चारों ओर जिलेटिनी का आवरण रहेगा या इनके चारों तरफ जिलेटिनी का आवरण रहेगा। ये क्वेश्चन है, कौन से बैक्टीरिया के चारों तरफ जिलेटिनी का आवरण रहेगा? कॉलोनियल बैक्टीरिया के चारों ओर। इसके अलावा ये मेरीन, इनके अगर आवास की बात करेंगे ये मेरीन भी हो सकते हैं, जल में, समुद्री जल में, और स्थलीय शैवाल के रूप में भी ये मिलते हैं। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया हो गए प्रदूषित जल में बहुत ही फलते फूलते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से बैक्टीरिया प्रदूषित जल में बहुत ही फलते फूलते हैं? तो वो कौन से हो जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक और एनामिना। इनके बारे में क्वेश्चन आपको याद रखना, इनके अंदर एक स्पेशल सेल होगी, विशेष प्रकार की कोशिका होगी जिसको अपन हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, नॉस्टॉक की कौन सी कोशिका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो वो हेटेरोसिस्ट कोशिका देखने को मिलती है। या हेटेरोसिस्ट कोशिका कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी? तो साइनोबैक्टीरिया। स्पेशल नाम पूछे तो नॉस्टॉक और एनामिना, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर अपन रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की बात करें तो रसायन संश्लेषी जो स्वयंपोषी होंगे वो बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाते हैं। अभी अकार्बनिक पदार्थ या तो नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनका ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ रसायन संश्लेषी जो स्वयंपोषी जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्वों के पुनर्चक्रण के अंदर मदद करते हैं। इनको वातावरण के अंदर मुक्त करके पुनर्चक्रण के अंदर ये मदद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन पदार्थों का पुनर्चक्रण रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन परपोषी बैक्टीरिया, दूसरा जो पोषण का जो प्रकार है, पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया का प्रकार है वो परपोषी बैक्टीरिया है। और परपोषी अगर बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में हर जगह देखने को मिलेंगे। और अधिकांश जो परपोषी बैक्टीरिया होंगे वो मृत जीवों के अपघटक होंगे, अर्थात मृत शरीर को मिट्टी के अंदर मिलाने का जो काम होगा, उनका अपघटन का काम होगा, वो परपोषी बैक्टीरिया द्वारा किया जाएंगे। अब परपोषी बैक्टीरिया के अधिकांश के लाभदायक प्रभाव भी हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध से दही बनाने का कार्य करता है। कुछ परपोषी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर में भी काम आता है। राइजोबियम एक प्रकार का परपोषी जीवाणु है जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लैंगिक पौधों की जड़ों में मिलने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट, अगर अपन क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो हानिकारक प्रभाव भी है परपोषी बैक्टीरिया के। कुछ परपोषी जीवाणु हैं वो मनुष्य तथा पौधों के अंदर अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। चूंकि रोग उत्पन्न कर रहे हैं, इस कारण उसको अपन हानिकारक बैक्टीरिया के नाम से भी जानेंगे। जैसे टाइफाइड और टिटनेस जो रोग होंगे वो मनुष्य के अंदर होने वाले बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग है। उसी प्रकार सिट्रस कैंकर जो रोग है वो भी जीवाणु जनित है और सिट्रस या नींबू के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक एक रोग का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिट्रस कैंकर जीवाणु जनित रोग है और टाइफाइड और टिटनेस भी जीवाणु जनित रोग है जो मनुष्य के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अपन बैक्टीरिया में जनन की बात करें तो नॉर्मल जो जनन होगा वो कोशिका विभाजन विधि द्वारा होगा। सामान्य परिस्थितियों के अंदर एक कोशिका दो कोशिकाओं में बदल जाएगी। असूत्री विभाजन होगा, ये अर्धसूत्री नहीं असूत्री विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन विधि द्वारा सामान्य परिस्थितियों में जनन करते हैं। यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण होगा कोशिका द्रव्य से, और वो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में आने पर वो सारे के सारे जो बीजाणु होंगे वो एक नया जीवाणु बनाते हैं। और कुछ जीवाणु लैंगिक जनन भी शो करेंगे। जो लैंगिक जनन में क्या करेगा, एक जो बैक्टीरिया होगा वो दूसरे बैक्टीरिया कोशिका के अंदर अपने डीएनए का कुछ भाग स्थानांतरित करता है। वास्तविक लैंगिक जनन तो नहीं होगा ये, लेकिन एक जीवाणु दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए का कुछ भाग स्थानांतरित करते हैं, तो ये लैंगिक जनन जैसी घटना माना गया है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन थे। अब अगर अपन माइकोप्लाज्मा की बात करें तो मोनेरा जगत का जो दूसरा जो जीव है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ ये माइकोप्लाज्मा अपना आकार बदलते रहते हैं। आकार बदलने के कारण पादप जगत का जोकर कहेंगे। प्रारंभ के अंदर उसको प्लांटी जगत के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो पादप जगत का जोकर कहेंगे। और सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ये ऑक्सीजन बिना जीवित नहीं रह सकती। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो माइकोप्लाज्मा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना। सबसे छोटी कोशिका अगर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है तो जीवाणु करके आओगे, अगर है ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल डेफिनेटली आप माइकोप्लाज्मा टिक करके आना। और ऐसी कोशिका जो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकती है वो कौन सी हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा। ये भी रोग कारक होगी। पौधों व जंतुओं के अंदर अनेक रोग उत्पन्न करने की ये क्षमता रखती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने एक मोनेरा जगत का क्विक रिवीजन किया है, जिससे जितने भी संभावित क्वेश्चन है मोनेरा जगत के वो इसमें कवर हो जाएंगे। और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मोनेरा जगत का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके इस शॉर्ट नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास के अंदर अपन एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।